सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं विषय गणित सत्र 2020-21 के अक्टूबर माह का असाइनमेंट के प्रश्नों के हल। और ये असाइनमेंट क्रमांक है आप लोगों का 2। और चलिए बिना किसी देरी के हम असाइनमेंट क्रमांक 2 विषय गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नों के हल को देखते हैं। और इस बार असाइनमेंट क्रमांक 2 में गणित विषय के लिए 7 प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें से पहला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक पहला है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको किसी भी पद कोई भी पद ज्ञात करने के लिए उस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर हमको ज्ञात होना चाहिए। तो चूंकि हमको mवां पद ज्ञात करना है, उसके लिए हमको दी गई जानकारी के अनुसार, जो जानकारी इस प्रश्न में दी गई है उसके अनुसार हमको a और d का मान पहले निकालना है और उसके बाद mवां पद ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। तब प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या कहता है, श्रेणी का 12वां पद, ये प्रश्न में दिया हुआ है, श्रेणी का 12वां पद बराबर, एक बार प्रश्न को देख लीजिए, समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। मतलब 12वां पद जो है वो 5वें पद में जब आप 14 और अधिक करेंगे, मतलब 5वें पद में जब 14 जोड़ देंगे तो वो 12वें पद के बराबर हो जाएगा। उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए, श्रेणी का 12वां पद बराबर हो जाएगा श्रेणी का 5वां पद धन 14, क्योंकि श्रेणी का जो 12वां पद है वो श्रेणी के 5वें पद से 14 अधिक है। इसको हम संकेत के रूप में लिखना चाहें, गणितीय संकेत के रूप में, तो हम nवें पद को an लिखते हैं। nवां पद को क्या लिखते हैं हम, an लिखते हैं। तो 12वां पद को हम क्या लिखेंगे, a12 या a12। और इधर ये बराबर चिन्ह हो गया। श्रेणी का 5वां पद को हम क्या लिखेंगे, a5 और ये +14 मतलब धन 14। अब a12 जैसे हम जानते हैं ये सूत्र होता है, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, जहाँ पर a प्रथम पद है और d सर्वांतर है और n क्या है, श्रेणी में पदों की संख्या है। यहाँ पर श्रेणी में 12वां पद, मतलब श्रेणी में कुल कितने पद हो गए, 12 पद हो गए, तो n का मान यहाँ पर कितना है, 12 है। तो इस सूत्र के अनुसार a प्रथम पद को हमने a माना है तो ये हो गया, प्लस n-1 मतलब 12 ऋण 1, तो 12 ऋण 1 बराबर कितना हो गया, 11 हो गया, और इंटू ये d हो गया। तो a + 12 ऋण 1 d, तो 12 ऋण 1 का हो गया 11 और a इंटू d, तो a + 11d ये हो गया, ये 12 का मान। उसी प्रकार a5 का मान, n का मान यहाँ पर कितना है, 5 है, तो a + 5-1 इंटू डी, a + 5 ऋण 1 d, 5 ऋण 1 बराबर कितना हो गया, 4, तो ये हो जाएगा a धन 4d और ये धन 14 को जो तो लिख दिए। उसके बाद जब आप ये a को इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस a हो जाएगा, जो +a के साथ में वो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a वाला जो पद है वो खत्म हो गया, बचा क्या, 11d, 11d, 4d को हमने इधर पक्षांतर किया तो ऋण 4d हो गया और बराबर 14 अपनी जगह में, इसलिए जो क्यों रहेगा। 11d में 4d को घटाएंगे तो 7d बचेगा और ये बराबर 14 हो गया। 7 को पक्षांतर करेंगे, गुणा के रूप में है, भाग हो जाएगा, तो d बराबर हो गया 14/7। फिर 14/7 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो d का मान आ गया 2। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। उसी प्रकार द्वितीय शर्त क्या है, दूसरा शर्त क्या बोलता है, दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पद मतलब 12वां पद और 5वां पद। तो प्रश्न द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो गया, श्रेणी का 12वां पद धन श्रेणी का 5वां पद बराबर 36। 12वां पद को हम a12 लिखते हैं और श्रेणी के 5वें पद को हम a5 लिखते हैं, बराबर हो गया 36। a12 का मान यहाँ पर हमने देखा था a + 11d होता है और a5 का मान कितना होता है, a + 4d होता है और ये बराबर हो गया 36।
ए प्लस ए जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएगा, और 11d धन 4d बराबर हो गया 15d, और ये बराबर 36। समीकरण एक से, समीकरण एक कौन सा है, ये वाला समीकरण है, यहाँ से हम d का मान इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ पर d की जगह में अब क्या रख देंगे, d बराबर 2 है तो d की जगह में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 15d का मतलब होता है 15 गुणित d, तो d का मान जब आप 2 रखेंगे तो 15 गुणित 2 हो जाएगा, तो ये 2a हो गया ज्यों कहते हैं ये, फिर 15 गुणित ये 2 हो गया क्योंकि d का मान रख दिया हमने समीकरण एक से, और बराबर 36। तो 2a का 2a हो गया, 15 गुणित 2 बराबर हो गया 30, 15 गुणित 30 बराबर 36। 30 को हमने पक्षांतर कर दिया तो ऋण 30 हो गया, 2a बराबर 36 ऋण 30 बराबर 6 हो गया। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, गुणा है भाग हो जाएगा, 6/2 हो गया, 6/2 का मान 3 होता है, तो a का मान कितना आ गया 3। अतः श्रेणी का mवां पद, nवें पद का ये सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र का उपयोग करते हम mवां पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद हमने माना है a, और यहाँ पर nवां पद ज्ञात करना है, इसलिए n का मान हो गया m और इंटू डी। तो a का मान हमने ज्ञात किया है 3, तो मान रख दिए, प्लस m माइनस 1 ज्यों हो रहेगा। d का मान यहाँ पर समीकरण एक से 2 रख दिए, इसको 2 का गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, तो ये हो जाएगा 2m ऋण 2, 2m 2 और m का गुणा 2m होगा, और ऋण 1 और 2 का गुणा ऋण 2 हो जाएगा। तो 3 ऋण 2 बराबर 1 होता है, तो 2m को ज्यों त्यों लिखें, फिर 3 ऋण 2 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से mवें पद का मान कितना आ गया 2m प्लस 1। ये आपके पहले प्रश्न का हल और उत्तर है। तो श्रेणी का mवां पद क्या हो जाएगा 2m प्लस 1। तो आइए देखते हैं इस असाइनमेंट क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न और उसका हल। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये असाइनमेंट क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न है। समांतर श्रेणी 8, 5, 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दी गई श्रेणी, चलिए इसका हल देखते हैं। दी गई समांतर श्रेणी क्या है 8, 15, 22 सोआन है। यहाँ पर प्रथम, इस श्रेणी में प्रथम पद क्या दिख रहा है हमको 8, तो प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं, तो a का मान आ गया 8। सर्वांतर d, सर्वांतर क्या होता है द्वितीय पद और प्रथम पद का अंतर। तो द्वितीय पद क्या है यहाँ पर 15 है, ये द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है, ये तृतीय पद है। तो द्वितीय पद में प्रथम पद को हटाएंगे सर्वांतर आएगा, द्वितीय पद है 15 और प्रथम पद है 8, तो 15 ऋण 8 बराबर हो गया 7। तो d का मान, सर्वांतर d का मान आ गया 7। अब हम मान लेते हैं जो ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो माना कि श्रेणी में पदों की संख्या बराबर है n। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में एक जानकारी दी गई है कि दी गई श्रेणी का अंतिम पद कितना है 218 है। तो श्रेणी का अंतिम पद, चूंकि श्रेणी में कुल हमने n पद माने हैं, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा an हो जाएगा, और उसका मान कितना दिया है प्रश्नानुसार 218 दिया है। अब an का मान हम कैसे निकालते हैं, तो ये सूत्र होता है इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इस बराबर कितना हो जाएगा 218। a का मान है 8, 8 रख दिए, और d का मान है 7, यहाँ पर d की जगह पर 7 रख दिए। उसके बाद में ये बराबर 218, 8 को ज्यों त्यों लिखे, ये धन का चिन्ह, 7 का गुणा n माइनस 1 में करेंगे तो 7 और n का गुणा 7n, और ऋण 1 और 7 का गुणा ऋण 7 बराबर 218 ज्यों को त्यों लिख दिए। फिर 8 धन 8 ऋण 7 बराबर हो गया धन 1, 8 में 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और ये 7n बचा है तो 7n धन 1 बचा बराबर इधर 218 है। 1 को पक्षांतर कर दिए, धन 1 को पक्षांतर किए तो ऋण 1 हो गया, 7n इधर ज्यों त्यों बचा है, 218 ऋण 1 दाएं पक्ष में, 218 से 1 को घटाएंगे तो 217 हो गया। अब 7n बराबर 217 हमारे पास है, 7 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि n का मान हमको ज्ञात करना है, गुणा के रूप में है 7, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 217/7 हो गया। 217 को हम 7 से भाग देंगे तो उसका मान आएगा 31। तो इस प्रकार से n का मान आ गया 31। अतः दी गई श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 31। ये असाइनमेंट क्रमांक 2 के प्रश्न क्रमांक 2 का हल हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक
3 क्या कहता है और इसका हल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 3। क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 3? यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि A का वर्ग धन C का वर्ग पूरे का बटा B का वर्ग धन D का वर्ग बराबर AC बटे BD। प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये A अनुपात B बराबर C अनुपात D दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं। A अनुपात B को हम A बटे B लिख सकते हैं और बराबर जो लिख दिए। C अनुपात D को हम क्या लिख सकते हैं? C बटे D लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो अनुपात है वो K के बराबर है, तो K माना। यहाँ से A का मान अब क्या हो जाएगा? जब A बटे B बराबर K लेंगे आप, इस प्रकार से A बटे B बराबर K लेंगे तो B और K का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा? BK। उसी प्रकार जब आप C बटे D बराबर K लेंगे तो D और K का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा DK। D और K का गुणा हो जाएगा तो DK हो जाएगा, तो C बराबर DK। तो इस प्रकार से A बराबर हो गया BK और C बराबर हो गया DK। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, बाएं पक्ष को लेकर चलते हैं। तो बाएं पक्ष का मान इसमें कितना है? यह है A का वर्ग धन C का वर्ग पूरे का बटा B का वर्ग धन D का वर्ग। अब इसमें हम A और C का मान रखेंगे। A बराबर कितना? BK और C बराबर DK। तो ये A की जगह में हमने B के रख दिया, क्योंकि वर्ग है इसलिए पूरे का वर्ग हो गया। फिर C की जगह में हमने D के रख दिया, क्यों? C का मान DK है और ये C का वर्ग है इसलिए उसका DK का वर्ग हो जाएगा। नीचे में B का वर्ग धन D का वर्ग ज्यों करते हो। B के पूरे का वर्ग बराबर होता है B वर्ग K वर्ग, और ये धन का चिन्ह हो गया। और D के पूरे का वर्ग बराबर होता है D वर्ग K वर्ग, दोनों का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दोनों में, अब नीचे का तो जो लिखा है इस दोनों जगह देखते हैं K का वर्ग कॉमन है, तो K का वर्ग कॉमन निकाल लिए, उभयनिष्ठ निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा B वर्ग और यहाँ बचेगा D वर्ग। अब ऊपर में देखते हैं B वर्ग धन D वर्ग, नीचे में भी B वर्ग धन D वर्ग, दोनों आपस में कट जाएंगे और K वर्ग बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया K वर्ग, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। उसी प्रकार राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, दाहिना पक्ष है AC बटे BD। इसमें हम A का मान और C का मान रखेंगे। ये जो हमने A और C का मान निकाला है उन मानों को हम यहाँ पर रखेंगे राइट हैंड साइड के मान में। तो A का मान हो गया ये BK इतना और C का मान हो गया DK। दोनों गुणा करेंगे तो K का K से गुणा हो जाएगा तो K वर्ग हो जाएगा और B इंटू D, ये BD हो गया। BD और BD अंश और हर में है, दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा K का वर्ग। राइट हैंड साइड का भी मान कितना आ गया? K का वर्ग आएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान भी K का वर्ग आया, राइट हैंड साइड का मान भी K का वर्ग आया। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। अर्थात अब लेफ्ट हैंड साइड मतलब A का वर्ग धन C का वर्ग पूरे का बटा B का वर्ग धन D का वर्ग, और राइट हैंड साइड मतलब AC बटे BD, दोनों आपस में बराबर, यही हमको सिद्ध करना था। आइए देखते हैं असाइनमेंट क्रमांक 2 विषय गणित का प्रश्न क्रमांक 4 और उसका हल। ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 4 दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो हमने ये मान लिया कि माना कि संख्याएं जो दी गई हैं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में x जोड़ने से ये संख्याएं समानुपाती हो जाती है। क्या जोड़ा जाए? जो पूछा जा रहा है उसको हमने मान लिया कि वो संख्या मान लो x है। तो प्रश्नानुसार 10 में हम x जोड़ेंगे, फिर 18 में x जोड़ेंगे, फिर 22 में x जोड़ेंगे और 38 में x जोड़ेंगे। तो x जोड़ने के बाद में आपस में समानुपाती हो जाएंगे। तो जब ये आपस में समानुपाती हो जाएंगे तो हम इनको इस प्रकार से लिखेंगे 10 धन x अनुपात 18 धन x समानुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x। ये प्रश्नानुसार हमने ये प्रोसेस किया। अब ये अनुपात को हम बटे के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 10 धन x अनुपात 18 धन x को हम 10 धन x बटे 18 धन x लिख सकते हैं। समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं और 22 धन x अनुपात 38 धन x को हम 22 धन x पूरे बटा 38 धन x लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 10 धन x का गुणा हो जाएगा 38 धन x के साथ में, ये हो गया गुणा। उसी प्रकार 22 धन x के साथ में हो जाएगा गुणा 18 धन x का, ये तिर्यक गुणा हो गया।
अब इस पूरे कोष्टक, दोनों कोष्टक को आपस में गुणा करना है। तो 10 का गुणा हो जाएगा 38 धन x का, तो 10 और 38 का गुणा 380, 10 और x का गुणा 10x, फिर x का गुणा दोनों के साथ होगा तो x और 38 का गुणा 38x, x और x का गुणा x का वर्ग। उसी प्रकार इन दोनों कोष्टकों को हमको गुणा करना है। तो 22 का गुणा 28 करेंगे 396 आएगा, 22 का गुणा x के साथ करेंगे तो यहाँ पर ये 18 से गुणा हो गया है, 18 और 22 का गुणा हो गया 396, 18 और x का गुणा 18x, उसके बाद फिर ये x का गुणा करेंगे 22 के साथ तो 22x और x का गुणा x स्क्वायर। इस प्रकार से ये हल हुआ। उसके बाद में इधर देखते हैं x स्क्वायर धन x स्क्वायर, इधर भी धन x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को अब इधर पक्षांतर कर दोगे तो ऋण x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर और ऋण x स्क्वायर, धन x स्क्वायर और ऋण x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x स्क्वायर वाला पद खत्म हो गया। अब बचा क्या, इधर 380 और 10x और 38x को जोड़ेंगे तो 48x हो गया, इधर बचेगा 396 और 18x और 22x का योगफल कितना हो गया 40x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद में क्या किया हमने, 40x को इधर पक्षांतर किए, बाईं ओर ले आए तो ऋण 40x हो गया, और 380 जो कि बाईं ओर है उसको हमने दाहिने ओर ले गए तो वो ऋण 380 हो गया। 48x में 40x घट जाएगा, ये कितना बचेगा 8x बचेगा। 396 से धन 396 ऋण 380 बराबर कितना हो जाएगा, 396 से 380 घटाएंगे 16 बचेगा, 8x बराबर 16 आया। x का मान निकालना है, 8 को पक्षांतर करना पड़ेगा तो 8 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 16/8 हो गया, 16/8 का मान होता है 2। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, जो संख्या हमने माना था उसका मान आ गया 2। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में अगर 2 जोड़ा जाए तो ये जो संख्याएं हैं आपस में समानुपाती हो जाएंगी। ये प्रश्न क्रमांक 4 का हल और उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 जो दिया है असाइनमेंट क्रमांक 2 में, वो क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 5 ये कहता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है मतलब, प्रश्न का मतलब क्या है कि y अक्ष पर एक बिंदु है और उस बिंदु से 5 ऋण 2 की दूरी और बिंदु 3, 4 की दूरी बराबर है। तो ये जो बिंदु है 5 ऋण 2 और 3, 4 को हमने मान लिया कि ये जो बिंदु है वो A है। 5 ऋण 2 को हमने क्या नाम दे दिया, A नाम दे दिया, और 3, 4 जो बिंदु दिया उसको हमने B नाम दे दिया। अब मान लेते हैं कि y अक्ष पर जिस बिंदु की बात की जा रही है उस बिंदु का निर्देशांक, वो बिंदु P है और उसका निर्देशांक क्या है 0 y। अब यहाँ 0 क्यों लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होता है, इसलिए x का मान यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिंदु जो है वो y अक्ष पर स्थित है और y निर्देशांक का मान को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो इस प्रकार से 3 बिंदु है हमारे पास A, B और P। तो प्रश्न को पुनः अब एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न जो दिया है उसके अनुसार P बिंदु की जो दूरी है वो A बिंदु से और B बिंदु से बराबर है। प्रश्नानुसार P से A की दूरी बराबर P से B की दूरी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब P से A की दूरी को हम संकेत के रूप में PA लिखते हैं और P से B की दूरी को हम PB लिखते हैं। तो PA बराबर P से A की दूरी मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यदि पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, वर्गमूल x2 - x1 पूरे का वर्ग धन y2 - y1 पूरे का वर्ग, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसको अब x1 y1 मान लो, p की जो मान है उसको हम x1 y1 मान लेते हैं। तो PA जब लेंगे तो ये x2 y2 का मान हो जाएगा, और जब PB लेंगे तो x2 y2 का मान ये हो जाएगा।
अब इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर मान रख दिए हैं, तो x2 माइनस x1 मतलब x2 का मान कितना है 5, x1 का मान कितना है 0, तो 5 ऋण 0 पूरे का वर्ग हो गया। इसके बाद में y2 का मान, ये y2 माइनस y1 है सूत्र में, तो y2 का मान कितना ऋण 2 और ऋण y1 का मान कितना y, तो ये ऋण y पूरे का वर्ग हो गया बराबर पी बी के लिए x2 y2 का मान कितना है 3 4 है और x1 y1 का मान 0 y, तो x2 माइनस x1 3 ऋण 0 पूरे का वर्ग हो गया प्लस y2 माइनस y1 तो 4 ऋण y पूरे का वर्ग। अब इसको हमको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हमको इस वर्गमूल को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्गमूल हट जाएगा। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये वर्गमूल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानकारी जानते हैं कि वर्गमूल x का वर्ग क्या होता है, x के बराबर होता है। किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का आप वर्ग कर दोगे तो वर्गमूल हट जाता है। ये वर्गमूल x का वर्ग x हो गया। तो अब हमारे पास आ गया 5 ऋण 0 पूरे का वर्ग धन ऋण 2 ऋण y पूरे का वर्ग बराबर 3 ऋण 0 पूरे का वर्ग धन 4 ऋण y पूरे का वर्ग। अब इसको हमको हल करना है, तो 5 ऋण 0 बराबर होता है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा धन, इन दोनों में हमने क्या किया, ऋण 1, दोनों जगह ऋण चिन्ह कॉमन दिख रहा है, तो ऋण 1 को हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है इसलिए ऋण 1 का वर्ग कॉमन निकलेगा। फिर कोष्टक में क्या बच जाएगा, 2 धन y और उसका वर्ग बराबर 3 ऋण 0 का मान होता है 3, तो वर्ग हो जाएगा उसका धन 4 ऋण y पूरे का वर्ग। अब 5 का वर्ग होता है 25, ऋण 1 का वर्ग होता है धन 1, और धन 1 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो उसका मान 2 धन y पूरे का वर्ग ही रहेगा। 3 का वर्ग हो गया 9, 4 ऋण y पूरे का वर्ग, तो a ऋण b पूरे का वर्ग का सूत्र लग जाएगा, a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab से ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर a का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग हो गया 16, b का मान कितना है y, तो y का वर्ग हो गया y वर्ग ऋण 2ab, तो 2 गुणित 4 गुणित y, तो 2 चौक 8 y हो जाएगा, तो ऋण 8y हो गया। इसी प्रकार अब 25 को ज्यों त्यों लिख दिए, 2 धन y पूरे का वर्ग, तो a धन b पूरे का वर्ग, ये a धन b पूरे का वर्ग का सूत्र लगेगा, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो a वर्ग बराबर हो गया 2 का वर्ग 4 हो गया, b का वर्ग y का वर्ग हो गया, और 2ab तो 2 गुणित y, तो 2 दूनी 4 y हो जाएगा, और इधर 9 धन 16 25 हो गया धन y का वर्ग ऋण 8y। अब इधर धन 25 है, इधर भी धन 25 है, इस धन 25 को आप इधर पक्षांतर करोगे तो ऋण 25 हो जाएगा, और धन 25 और ऋण 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 और 25 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, इधर क्या बचा है, और एक चीज़ और है, धन y वर्ग और धन y वर्ग दोनों तरफ है। इस धन y वर्ग को इधर पक्षांतर करोगे तो ऋण y वर्ग हो जाएगा, तो धन y वर्ग और ऋण y वर्ग वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 25 से 25 कैंसिल हो रहा है, और y वर्ग से y वर्ग कैंसिल हो रहा है, तो इधर क्या बच गया 4 धन 4y, इधर क्या बच गया ऋण 8y बस बचा है। ऋण 8y को इधर हम पक्षांतर कर दिए तो धन 8y हो गया, और 4 को जब इधर दूसरी ओर पक्षांतर किया तो ऋण 4 हो गया। 4y धन 8y बराबर 12y, और बराबर इधर ऋण 4। 12y से 12 को अलग करना है, y का मान हमको निकालना है, दोनों गुणा के रूप में, 12 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो गया ऋण 4/12, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो ऋण 1/3। तो इस प्रकार से y का मान कितना आ गया, ऋण 1/3 आ गया। बिंदु क्या माना था हमने, 0 y माना था, तो 0 तो पहले से निर्धारित है, क्यों, क्योंकि बिंदु जो है वो y अक्ष पर स्थित है, y का मान हमको निकालना था, तो y का मान हमने निकाला है ऋण 1/3। तो इस प्रकार से अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 ऋण 1 3 होगा। यही प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है और उसका हल कैसे होता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है। मतलब एक ऐसी सरल रेखा ज्ञात की प्रवणता ज्ञात करना है जो
मूल बिंदु 0 0 से भी होकर जाता है और 2 3 से भी होकर जाती है। प्रश्नानुसार दी गई सरल रेखा मूल बिंदु अर्थात 0 0 तथा बिंदु 2 3 से होकर जाती है। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु हो गया x1 y1 का मान 0 0 हो गया, क्यों? क्योंकि मूल बिंदु दिया हुआ है, इससे x1 बराबर हो गया 0 और y1 बराबर हो गया 0। दूसरा बिंदु दिया है 2 3, तो x2 y2 का मान हो गया दूसरा बिंदु x2 y2 बराबर 2 3, तो x2 बराबर हो गया 2 और y2 बराबर हो गया 3। अब सरल रेखा की प्रवणता का सूत्र हम जानते हैं कि बिंदु यदि x1 y1 और x2 y2 हो तो प्रवणता m का मान कितना होता है y2 माइनस y1 पूरे का बटा x2 माइनस x1। अब यहाँ पर इस सूत्र में हम सबका मान रख देते हैं, तो m बराबर हो जाएगा y2 का मान कितना है 3 है, 3 हो गया, ऋण y1 का मान कितना है 0 है, तो 3 0 हो गया ये। x2 का मान कितना है 2 है, तो 2 रख दिए, और x1 का मान कितना है 0, तो 3 ऋण 0 बटे 2 ऋण 0, तो 3 ऋण 0 का मान हो गया 3, 2 ऋण 0 का मान हो गया 2। तो इस प्रकार प्रवणता m का मान कितना हो जाएगा 3 बटे 2। ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो गया। सरल रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी 3 बटे 2 हो जाएगी। तो असाइनमेंट क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक 7 जो कि इस असाइनमेंट का अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 7। तो एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं ये सारणी दी गई है, इसमें सप्ताह दिए गए हैं और प्याज की मात्रा, उपयोग किए गए प्याज की मात्रा दी गई है जो कि किलोग्राम में है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। मतलब हमको इस सप्ताह और प्याज की मात्रा का जो आंकड़ा दिया गया है उसकी सहायता से हमको आलेख मतलब ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये निर्धारित करते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं उसको किसको हमको x अक्ष में लेना है और किसको y अक्ष में लेना है, उसको हमको निर्धारित करना है। तो हमने यहाँ पर ये निर्धारित किया है कि x अक्ष के अनुदिश हमने सप्ताह लिया है और y अक्ष के अनुदिश प्याज की मात्रा जो कि किलोग्राम में ये लिया हुआ है। और इन आंकड़ों की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है जो कि ग्राफ पेपर में आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर इस प्रकार से आपको लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में सबसे पहला काम आपको क्या रहेगा, पैमाना आप लोगे। पैमाना यहाँ पर हमने लिया है एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना जो कि 1 सेंटीमीटर का होता है वो एक सप्ताह को प्रदर्शित कर रहा है, और वाई अक्ष पर जो एक बड़ा खाना है जो कि 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है वो प्याज की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एक्स अक्ष हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा खाना कहलाता है जो कि एक सप्ताह को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ ये आपका दूसरा सप्ताह हो गया, तीसरा सप्ताह हो गया। इस प्रकार से एक अक्ष जो है वो सप्ताह को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार से आप मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये प्याज की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है जो कि इसमें किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में है। और पैमाना क्या लिया हमने, एक बड़ा खाना मतलब 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 1 किलोग्राम प्याज को दर्शा रहा है। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोग्राम हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोग्राम हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोग्राम हो गया। इस प्रकार से हमने पैमाना लिया हुआ है। अब आंकड़े क्या क्या है, जब सप्ताह की मात्रा प्रथम सप्ताह में प्याज की उपयोग किए गए प्याज की मात्रा कितना 1 किलोग्राम है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो एक्स अक्ष में हम 1 देखते हैं तो यहाँ पर है, और ये वाई अक्ष का 1 मतलब पहला बिंदु क्या हो गया। इस आंकड़े की सहायता से हम क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहला बिंदु हो गया 1 1, दूसरा बिंदु 2 2, तीसरा बिंदु 3 3, चौथा बिंदु 4 4, पाँचवा बिंदु 5 5। इन बिंदुओं को ग्राफ में लेना है। तो 1 1 कौन सा हो गया, ये हो गया, इधर से आप 1 देखें, इधर से 1 देखें, दोनों का मिलान बिंदु हो गया 1 1, ये हो गया बिंदु। फिर 2 2, तो पहले एक्स अक्ष में 2 देखना है तो इधर ये 2 हो गया यहाँ तक ऊपर, और वाई अक्ष का 2 यहाँ पर आ गया, दोनों को मिलान बिंदु, ये हो गया बिंदु 2 2। के बाद आपको 3 3 लेना है तो एक्स अक्ष में देखते हैं 3 यहाँ तक है। के बाद वाई अक्ष के 3 के लिए हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये 3 मिलता है, दोनों कटान बिंदु 3 3 हो गया।
इसके बाद आपको 4 4 लेना है, तो एक्स अक्ष में हम 4 तक आते हैं, वाई अक्ष में फिर वाई अक्ष की दिशा में हम 4 तक बढ़ते हैं, तो बिंदु हमको मिलता है ये 4 4। उसी प्रकार 5 5 लेना है ये वाला आंकड़े से 5 5, तो इसके लिए एक्स अक्ष में हम 5 तक आते हैं, इसके बाद में वाई अक्ष की दिशा में हम 5 तक आगे बढ़ते हैं, तो ये बिंदु हमको मिल गया 5 5। इन सभी बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं, तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो कि दिए गए आंकड़ों का ग्राफ है। और इस जो ग्राफ हमको प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार का ग्राफ है, एक सरल रेखा हमको प्राप्त हो रही है। और सरल रेखा से हमको क्या पता चलता है, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि प्याज और चूंकि सप्ताह और प्याज की जो मात्रा के बीच ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सप्ताह के साथ उपयोग किए गए प्याज की मात्रा एक निश्चित अनुपात में बढ़ रही है। किस प्रकार से बढ़ रही है, देखिए पहले सप्ताह में प्याज की खपत या प्याज उपयोग किए गए प्याज की मात्रा 1 किलोग्राम है, दूसरे सप्ताह में कितना हो गया, वो दूसरे सप्ताह तक 2 किलो हो गया, तीसरे सप्ताह कितना हो गया 3 किलो हो गया, चौथे सप्ताह तक कितना हो गया 4 किलो, पाँचवें सप्ताह तक कितना हो गया 5। इस प्रकार से वो एक निश्चित अनुपात में सप्ताह के साथ में प्याज उपयोग किए गए प्याज की मात्रा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का हल हुआ। उम्मीद है कि आपको जो असाइनमेंट क्रमांक 2 विषय गणित कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हल जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे के जो असाइनमेंट क्वेश्चन हैं और कक्षा 10वीं के सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित इस मेरे चैनल पर और वीडियो आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्रता से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरे जो वीडियो हैं गणित विषय के वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।